सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम 11th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 महासागरों और महाद्वीपों का वितरण देखने वाले हैं। और दोस्तों, मेरा विश्वास कीजिए, इस चैप्टर से मेंस के एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पहले भी आए हैं और आने वाले समय में भी आएंगे। यदि फिजिकल ज्योग्राफी में आज मुझे पूछो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, उसमें से ये चैप्टर है। क्योंकि ज्योग्राफी का प्रमुख जो आधार हम पढ़ते हैं कि जैसे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन है, सागर नितल प्रसरण है, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। और मैं आराम से आपको ऐसे समझाऊंगा एक कहानी की तरह, ताकि आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आसानी से आप इनको समझ सकते हो। बहुत ही बेहतरीन लेसन होने वाला है। आईएएस मेंस प्री और मतलब साथ ही साथ पीसीएस के एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। इसके अलावा लाइक शेयर करते रहना, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल स्टडी आइस विद धर्मेंद्र जाखड़ पर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे महाद्वीपीय प्रवाह या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी होगी कि एक बड़े विद्वान है वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताया गया था। और उसमें बताया गया है किस प्रकार महाद्वीप गति करते हैं या स्थल किस प्रकार गति करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं प्री और मेंस में, कि सबसे पहले जैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। तो वेगनर नामक एक विद्वान है, जर्मन है, मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने बताया था कि शुरुआत में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे बताया कि सबसे पहले जो भूखंड एक बना हुआ था, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये एक हमारी पृथ्वी है और इस पर एक भूखंड बना हुआ था। उस भूखंड को इन्होंने नाम दिया पेंजिया, और उसके चारों ओर जो पानी था उसको नाम दिया उन्होंने पेंथलासा। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखना कि यहाँ पे पेंजिया, यहाँ पे कि स्थल मंडल का जो भी भाग है उस समय एक स्थान पर था पेंजिया के रूप में, ठीक है। जैसे आधुनिक दक्षिण अफ्रीका की यदि बात करें, दक्षिण भाग की डरबन यहाँ की बात करें, तो यहाँ पे पेंजिया स्थित था। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये बताता है कि स्थल मंडल जो है वो गति कर रहा था। लेकिन जैसे आजकल जो आया प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आधुनिक सिद्धांत है, उसमें फिर बाद में सही से ढंग से समझ में आया कि किस प्रकार प्लेटें गति करती है, उनका कारण क्या है, वो भी इस लेसन में हम देखने वाले हैं। लेकिन शुरुआती स्तर पर जो वेगनर ने बताया था कि वेगनर ने सामान्य सिद्धांत बताया था कि स्थलमंडल जलमंडल पर तैर रहा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने ये बता दिया है कि क्यों प्लेटें गति करती है, ठीक है। प्लेटों की गति के कारण ऐसे बहुत सारे कारण बताए हैं कि प्लेटें गति करती है। जबकि वेगनर की ये बात तो सही थी कि प्लेटें गति कर रही है या स्थलमंडल गति कर रहा है, वेगनर की बात सत्य थी। लेकिन वेगनर ने जो कारण बताए थे ना, वो सही नहीं थे, ठीक है। तो पढ़ते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। और उन्होंने बताया कि सभी महाद्वीप एक भूखंड यानी संपूर्ण पृथ्वी उस समय कहाँ पे थी, एक पेंजिया के रूप में थी, ठीक है, जो पेंथलासा महासागर से घिरा हुआ था। और पेंथलासा महासागर आज जो प्रशांत महासागर है ना, उसी का रूप है, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया का विभाजन शुरू हुआ था और पेंजिया दो भागों में टूटना शुरू हो गया था। यहाँ पे दो भाग कौन कौन से हैं ये तो सबको पता है, पहले भी एनसीईआरटी में पढ़ के आए हैं कि पेंजिया का जब विभाजन हुआ, जैसे ये पेंजिया है, इसका दो भागों में विभाजन हुआ। एक लोरेशिया जो उत्तरी भूखंड है, एक है गोंडवाना लैंड, जिसके हमारी जो भारतीय प्लेट है ना, किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ये हमने पहले भी देखा है, जिसे दक्षिण भूखंड कहते हैं। देखो आप इस डायग्राम में देखना, ये पृथ्वी है और यहाँ पे जो पेंजिया था दो भागों में टूटना शुरू हो गया। कैसे दो भाग में, एक कौन सा, उत्तरी वाला अंगारा लैंड या लोरेशिया, दक्षिण वाला उसका नाम है गोंडवाना लैंड। और जब दोनों अलग हो रहे होते हैं ना, तो इसके अंदर भी जल का, यहाँ पे जल का काफ़ी मतलब जल आ जाता है एक तरह से। तो उथला मतलब जो सागर है उसको बोला गया तैतीस सागर। आपने सुना होगा ना कि हिमालय का निर्माण 33 सागर के ऊपर हुआ है, ऐसा पढ़ा हुआ आपने, बिल्कुल सही बात है कि 33 महासागर क्या है। जब लोरेशिया और गोंडवाना लैंड अलग होते हैं ना, तो उनके बीच में जो पेंथलासा का जल आता है ना, उसको बोलते हैं 33 सागर, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे कि 33 सागर से कैसे हिमालय बना, ये हम इंडियन ज्योग्राफी में 11th वाली में पढ़ने वाले हैं। तो अभी तो सिंपल सा बात क्या है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है। तो वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताया कि इसमें बताया कि संपूर्ण पृथ्वी एक पेंजिया के रूप में थी और उसका बाद में आगे जाके विभाजन होता है दो भागों में, एक लोरेशिया और एक गोंडवाना लैंड के रूप में, उत्तरी भूखंड और दक्षिणी भूखंड, ठीक है। आगे जैसे ये तो उन्होंने बता दिया कि किस प्रकार महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बना और किस प्रकार स्थलमंडल गति करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कुछ साक्ष्य भी दिए। कई एग्जाम में तो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपकी पीसीएस के एग्जाम है या अन्य एग्जाम, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस में कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है और उसके पक्ष में कुछ प्रमाण दीजिए, ठीक है। उसके पक्ष में कुछ प्रमाण पूछे जा सकते हैं कि सिंपल सा ऐसा मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। यूपीसी में भी शायद पहले ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, ठीक है, क्या है, और इसके पक्ष में साक्ष्य या प्रमाण
प्रस्तुत करें। ऐसा क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में आता है, यूपी पीसीएस है, एमपी पीसीएस है, इसके अलावा राजस्थान आदि में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। और आईएएस में भी ऐसा क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं आ सकता, ऐसे कुछ इससे जुड़े हुए क्वेश्चन काफ़ी आए हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगदर ने बताया, तो इसके पक्ष में बहुत सारे ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करें, प्रमाण दिया है कि नहीं यार गति कर रहे हैं, ये महाद्वीप गति कर रहे हैं, उन्होंने बताया है। लेकिन उनको ये कन्फर्म ये पता नहीं था कि गति का कारण क्या है। जैसे हाल ही में 1950 के बाद में जब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जब सामने आया, उसमें ये बताया गया है कि प्लेटें गति क्यों करती है, क्यों भूकंप आते हैं, क्यों ज्वालामुखी बनते हैं, ये तो बाद में समझ में आया। सबसे पहले यदि हम साक्ष्य की बात करें तो ये साक्ष्य महाद्वीपों में शामिल, आपने ये देखा होगा, जैसे यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, और यहाँ पे दक्षिणी अफ्रीका है, यहाँ पे। तो आपको ये लगता नहीं कभी कभी ये फिट हो सकता है इसमें, है ना, इसमें इसका मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ये दोनों जुड़े हुए थे एक समय, ठीक है, ये दोनों एक समय, इसका मतलब जैसे यहाँ पे है तो अफ्रीका यहाँ पे था, दोनों जुड़े थे। इंडिया की प्लेट यहाँ पे थी, अंटार्कटिका प्लेट भी यहाँ पे जुड़ी थी, ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी यहाँ पे जुड़ी थी, गोंडवाना लैंड का पार्ट था ना ये, ठीक है, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। और ऊपर जो है मतलब आपका उत्तरी अमेरिका और यूरोशियन जो प्लेट है वो किसका पार्ट है, ऊपर वाले लोरेशिया का पार्ट है, ये पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो पहला साक्ष्य तो ये हो गया ना कि महाद्वीपों में साम्य है, कि उनके तटों में साम्य है, वो मिलते हैं एक दूसरे से, और यदि उनको जोड़ा जाए तो वो जुड़ भी सकते हैं, ठीक है। इसको नाम दिया गया जिग्सा फिट पजल नाम दिया गया, कि जैसे दक्षिणी अमेरिका व उत्तरी अफ्रीका के दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका के तट आपस में मिलते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है। ऐसा कुछ नहीं तो आप डायग्राम बना के मेंस में ऐसा कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा साक्ष्य है कि महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम एग्जाम्पल लेके इसमें समझें कि महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण, मतलब रेडियोमेट्रिक विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, इनका काल निर्धारण कर सकते हैं। जैसे ब्राज़ील गाना, जैसे हम अभी देखते हैं, ये दक्षिणी अमेरिका यहाँ पे और ये अफ्रीका है, ठीक है। तो यदि इनकी चट्टानों की हम अध्ययन करें, यहाँ पे इनकी चट्टानों का आपसे अध्ययन करें तो हम पाए जाएंगे यहाँ पे चट्टानों में सेम केमिकल पाए जाएंगे या सेम तत्व पाए जाएंगे जो यहाँ पे भी है। इन दोनों के अंदर समानता इस चीज़ की है ना, कि तो महासागरों के पार, जैसे यहाँ पे अटलांटिक महासागर ये कटक है, इसके पार हम जैसे यहाँ पे कोई चट्टान है और यहाँ पे कोई चट्टान है, इन दोनों की हम तुलना करें दूरी के हिसाब से, है ना, तो भी इन दोनों में समानता पाई जाएगी। इसका मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, अपसारी सीमा के माध्यम से प्लेटें दूर जा रही है, मतलब अपसारी सीमा के माध्यम से प्लेटें दूर जा रही है, और इसमें जो चट्टानें बनती है ना दूरी के हिसाब से समान देखने को मिलता है। ये भी एक अच्छा एक रीजन है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने इस बात को सही साबित किया है। तो चट्टानों की जो आयु है उसमें, आयु या अन्य संगठन है उनमें भी समानता देखने को मिलती है, ठीक है। एक सेकेंड, वापस आते हैं, ठीक है। तो महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, इसको किससे ज्ञात करते हैं, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि के द्वारा, ठीक है। दूसरा टिलाइट, एक और ऑप्शन, एक और साक्ष्य है टिलाइट। टिलाइट क्या होता है, ये हिमानी निक्षेपण से निर्मित अवसादी चट्टानें होती हैं, जैसे गोंडवाना लैंड में पाया जाता है। एक हम देखते हैं भी, जैसे यहाँ पे ये पेंजिया बना हुआ था और इसे एक गोंडवाना का पार्ट था। तो पेंजिया एक तरह से कहाँ पे था, पेंजिया ऐसे था ना, अंटार्कटिका के आसपास भी था पेंजिया। तो गोंडवाना लैंड का जो पार्ट है, इसमें जब इंडिया की ये प्लेटें टूट के आगे आती है, जैसे इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से टूट कर आगे आती है, आधुनिक जैसे भारत का निर्माण होता है या भारतीय प्लेट का निर्माण होता है, ऊपर उत्तर में हिमालय मैदान है, तो जो गोंडवाना वाला पार्ट है प्रायद्वीपीय पठार, उस पर हमें साक्ष्य मिलते हैं, किसके, हिमानी निक्षेपण के साक्ष्य मिलते हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ हिमानी निक्षेपण के साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे, प्रायद्वीपीय पठार पर। तो इसका एक बात सत्य है कि ये एक समय कहाँ पे था, पेंजे का पार्ट था, ये साक्ष्य हो गया। तो टिलाइट भी एक साक्ष्य हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें है प्लेसर निक्षेप। प्लेसर निक्षेप होता है सोनायुक्त शिराएं, जैसे एग्जाम्पल देखिए इसमें बताया गया, जैसे ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, और ये अफ्रीका है यहाँ पे। तो यहाँ पे सोने के साक्ष्य मिलते हैं। तो वैज्ञानिक ये मानते हैं कि यार सोने के साक्ष्य के लिए ये सोने यहाँ कहाँ से पाया जाता है, ऐसा कुछ सबूत नहीं है कि सोने का स्रोत क्या है, और वो स्रोत कहाँ मिलता है, इनको यहाँ मिलता है। सोने का जो स्रोत है यहाँ मिलता है, जबकि सोने की जो वर्तमान खाने है वो यहाँ पे मिलती है। तो इसका मतलब एक समय ये दोनों जुड़े हुए थे आपस में। ये भी एक साक्ष्य है कि प्लेसर निक्षेप सोनायुक्त शिराएं ब्राज़ील का पठार और घाना में मिलता है। इसके अलावा जीवाश्मों का साक्ष्य, ये भी एक साक्ष्य दिया गया है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने इसको साबित भी किया है कि ऐसे मतलब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है एक तरह से कह सकते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का जनक है। ये भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है मेंस में कि महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है ना, विस्थापन सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो हाल ही में है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का जनक है। इसको तर्क दीजिए, इसका पक्ष में तर्क दीजिए। तो ये बात सत्य है कि शुरुआती स्तर पर तो वेगनर ने जो सिद्धांत बताया था, हालांकि उसमें कुछ तार्किक रूप से चीज़ें सही नहीं थी, ठीक है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने उन चीज़ों को सही किया है, लेकिन सामान्य दृष्टिकोण उनका सही था कि प्लेटें गति कर रही है या महाद्वीप गति कर रहा है, उनका दृष्टिकोण सही था। तो हम आ रहे थे यहाँ पे कि जीवाश्म के वितरण का उन्होंने साक्ष्य दिया है। कुछ जैसे लेमूर नामक जीव है, भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में पाए जाते हैं, ऊपर वाले में नहीं पाए जाएंगे। कहाँ पे,
उत्तरी अमेरिका या यूरेशिया में नहीं पाए जाएंगे। मेसोसॉरस जो रेंगने वाले जीव के जीवाश्म में कहाँ पे पाए जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका ब्राज़ील में पाए जाएंगे। ठीक है, ऐसा भी है। कुछ जीवों का और भी साक्ष्य मिलता है, जैसे एक लेमिंग जीव है, जो लेमिंग जीव है, लेमिंग जीव ऐसा करता है कि हर साल ये क्या करता है, आत्महत्या करता है। कहाँ पे करता है, जैसे हम अभी मैप में देखते हैं, जैसे ये है नॉर्वे, ऊपर नॉर्वे जो स्वीडन है ना यूरोप में, यहाँ पे ब्रिटिश द्वीप समूह है, यहाँ पे ग्रीनलैंड है। ठीक है, तो ये लेमिंग जीव हर साल क्या करते हैं, यहाँ पानी में गिरते हैं। तो वैज्ञानिक इनका अलग अलग तर्क दे रहे थे पहले, बाद में ये पता चला कि ये जो आपस में जुड़े हुए थे। तो लेमिंग जीवों में ऐसा होता है कि जैसे पहले के समय ऐसा हुआ होगा कि जैसे यहाँ पे भोजन खत्म हो जाता है या सर्दियाँ आती है या कुछ समस्या आती है, तो ये क्या करते हैं, दूसरी जगह चले जाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, प्लेट न्यूटन सिद्धांत से ये प्लेटों की गति हो गई, ग्रीनलैंड दूर चला गया। लेकिन इन जीवों के जो जीन है उनमें तो ये भी आज भी बात ये है कि उनको यहाँ पे जाना है, जबकि यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लेटें आगे खिसक ये जल में आके मर जाते हैं। तो वैज्ञानिक ये मानते हैं कि आत्महत्या नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, अभी भी प्लेट न्यूटन सिद्धांत है ना, उसको मानते हैं कि इधर मतलब उनको आगे जाना है, इसलिए पानी में हत्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं। आप यूट्यूब करना, इसको मिल जाएगा आपको, लेमिंग जीव, ये भी इसका एक साक्ष्य वैज्ञानिक बताते हैं। तो ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आपका हो गया कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है और इसके पक्ष में साक्ष्य क्या है, अच्छे से समझ में आएगा मेरे हिसाब से। इसमें कोई मतलब ऐसा चीज़ है नहीं, नहीं समझ में आएगी तो कमेंट करना, कुछ बताएंगे इसमें। ठीक है, एक अच्छा, इसमें मेरी एक सलाह रहेगी यार, एनसीईआरटी आप खुद है ना 2-4 बार पढ़ना जरूर। इसमें आपसे ये किसी पे बिलीव मत करना कि आपने किसी ने आपको यूट्यूब पे पढ़ा दिया या किसी टीचर ने पढ़ा दिया आप उसकी बात मान लेते हो। मेरा अनुभव जो कहता है कि यार नहीं, आपको पढ़ना चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। 4-5 बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपका एक अच्छा खासा अनुभव यहाँ से हासिल होगा प्री और मेंस के एग्जाम के हिसाब से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रवाह संबंधी बल, जैसे वेगनर ने क्या बताया कि ये महाद्वीप गति क्यों कर रहा है, तो वेगनर ने यहाँ पे 2 चीज़ें बताई। एक बताया पोलर ध्रुवीय प्लेइंग बल, जो कि पृथ्वी घूर्णन के कारण पैदा होता है। जैसे ये पृथ्वी है और ये जैसे यहाँ पर मतलब क्या है, बेंजिया था, तो ये इस तरफ गति क्यों कर रहा था। आप जानते हो कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना सर्वाधिक कहाँ पे होता है, ध्रुव पे होता है। ठीक है, ध्रुव पे होता है, तो कहीं ना कहीं एक इसके अलावा इक्वेटर पर इसका उभार होता है। ठीक है, तो वेगनर ये बताते हैं कि जो ये आकर्षक बल है इसको आकर्षित कर रहा था। दूसरा ये है कि ज्वारीय बल जो है, ज्वारीय बल के कारण क्या होता है, इसका उत्थान होता है। उत्थान होता है तो घूर्णन पृथ्वी पर ऐसा कुछ होता है कि प्लेटें गति करती है। ये मतलब थोड़ा बेसलेस था, इसमें कोई तर्क वाली बात नहीं थी उतना। ठीक है, ऐसे नॉर्मली उन्होंने अपने सामान्य दृष्टिकोण से ही बताने की कोशिश की थी, उतना कोई काम का भी नहीं है। ठीक है, तो उनके अनुसार, वेगनर के अनुसार कि महाद्वीप गति क्यों करते हैं, उन्होंने 2 कारण बताए हैं। ठीक है, आगे है एक 7 धारा सिद्धांत। ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेट यूनिटिक सिद्धांत है ना, उसका आधार है ये, इसका बेस है एकदम। 7 धारा सिद्धांत आने के बाद में ही प्लेट यूनिटिक सिद्धांत को सही से साबित करना पॉसिबल हुआ। तो 7 धारा सिद्धांत क्या है, कन्वेंशनल करंट थ्योरी क्या है, 1930 में आर्थर ओम्स नामक विद्वान है, उन्होंने दी थी। और उन्होंने क्या बताया कि मेंटल के अंदर क्या होता है, कुछ रेडियो एक्टिव तत्वों से ताप भिन्नता के कारण क्या होता है, मेंटल भाग में 7 धाराओं की उत्पत्ति होती है, और जो प्लेटों की गति का प्रमुख कारण है। यहाँ पे एक मैप में देखना, डायग्राम में देखना, जैसे ये मेंटल है। यहाँ पे हमने एक पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पृथ्वी क्या है, गोल है, और पृथ्वी की परतें कैसी है, जैसे अंदर इनर कोर है जो कि निकल और फेरियम से बना है, आउटर कोर अर्ध पिघलित लावा से बना है, फिर लोअर मेंटल है, और एक है अपर मेंटल। अपर मेंटल का एक पार्ट पढ़ा था हमने, दुर्बलता मंडल, जहाँ से लावा क्या होता है, लावा बाहर निकलता है, ज्वालामुखी बाहर निकलती है। तो यही कारण है कि जैसे लावा ऊपर बाहर निकलता है ना, इसे ऊपर देखना, इनको प्लूम्स बोलते हैं, हॉट प्लूम्स बोलते हैं, मेंटल प्लूम्स भी बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, चक्रीय गति भी करते रहते हैं। ठीक है, चक्रीय गति करते रहेंगे। इसके अलावा ये क्या करते हैं, यहाँ इन चट्टानों को कमजोर करते रहेंगे, एक समय क्या आएंगे, देखो बाहर निकल जाएंगे, तोड़ के बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ये चक्रीय गति भी करेंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे, तोड़ के बाहर भी निकल सकते हैं। ठीक है, बाहर भी निकलते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनको मेंटल प्लूम्स भी बोलते हैं या हॉट प्लूम्स भी बोलते हैं। और आपको बताओ 2018 या 2019 के अंदर यूपीसी मेंस में क्वेश्चन आया था, यूपीसी मेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया था मेंटल प्लूम। ये जो मेंटल प्लूम है ना, ये क्वेश्चन आया था, मेंटल प्लूम्स क्या होते हैं, इनका क्या रोल होता है। तो मेंटल प्लूम्स क्या होते हैं, यही होते हैं जो मेंटल से ऊपर की ओर आते हैं। जैसे हॉट स्पॉट ज्वालामुखी जो होती है ना, हॉट स्पॉट ज्वालामुखी अभी आगे समझेंगे इसी चैप्टर में, क्या करते हैं, एक तरह से पाइप्स, जैसे यहाँ पे कोई पाइप जुड़ा हुआ है, यहाँ से एक हमने नलकूप की तरह पाइप जुड़ा, तो ज्वालामुखी कंटिन्यू बाहर निकलती रहती है यहाँ से, है ना, विस्फोट नहीं होता, कंटिन्यू ऐसे बाहर निकलती रहती है, वो होती है हॉट स्पॉट ज्वालामुखी। एक होती है ज्वालामुखी जो यहाँ से तोड़ के बाहर निकलेगा, वो भयंकर वाली ज्वालामुखी होती है। लेकिन हॉट स्पॉट ज्वालामुखी से क्या होता है, लगातार है ना, एक तरह सिंपल है कि आपने यहाँ एक पाइप लगा दिया और लावा जो है ना बाहर लगातार निकलता रहता है, ये होता है हॉट स्पॉट ज्वालामुखी। और ये होती है विस्फोटक वाला ज्वालामुखी, बाकी जो तोड़ के बाहर निकलते हैं। तो ये सिंपल सा है। 7 धारा सिद्धांत ने ये बता दिया कि प्लेटें गति क्यों करती है। अभी हमने बात की प्लेटें इसलिए गति करती है कि एक तो है ना, गति करने के यहाँ पे 2 कारण हो गए। एक तो ये इसको कमज़ोर कर रहा है, कमज़ोर करेगा फिर बाहर निकलेगा, तो अपने आप जब ये बाहर निकला तो इनको गति प्रदान करेगा, एक तो ये बात है। एक दूसरी बात है, चक्रीय प्रवाह भी है इनका, चक्रीय प्रवाह हो रहा है, इसके कारण आप जानते हो बॉल बीरिंग की तरह काम करता है ये, इसको मतलब दोनों दिशाओं में खिसकाएगा।
तो प्लेटो की गति का प्रमुख कारण क्या है? संवहन धारा सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट, अब ये मतलब फिक्स है। तो ऐसे क्वेश्चन मेंस में आए हैं, प्री में भी आ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और आप मेंस में से आए तो ऐसे डायग्राम बना के आना, ऐसे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आप मेंस में बना के आओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और है महासागरीय अधस्थल। महासागरीय अधस्थल से क्या बताया गया कि महासागर के अंदर भी बहुत सारी चट्टानें हैं, नीतल है, कई मतलब पहाड़ियाँ कटके हैं, मतलब ऐसा कुछ बताया गया है। और इसमें यह भी बताया कि गहराई व ऊंचाई के आधार पर महासागरीय तल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। और इनको ज़्यादा डिटेल में तो हम इसी के अंदर ओशिनोग्राफी जब पढ़ेंगे ना 11th क्लास में, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे महासागर, इसमें महाद्वीपीय सीमा बताया गया है, वितलीय मैदान बताया गया है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, जैसे सबसे ऊपर जो होता है ना महाद्वीप का, यहाँ पे जो पार्ट होता है महाद्वीपीय शेल्फ होता है। महाद्वीपीय शेल्फ का मतलब क्या होता है कि मतलब महाद्वीप का वह पार्ट जो सागर के अंदर होता है, और इसका मतलब बाद में ढाल होता है, और अंदर फिर गहरे मैदान होते हैं, कटक होते हैं। इसको हम डिटेल से कहाँ पढ़ेंगे? ये ओशनोग्राफी में आएगा। मतलब समुद्र विज्ञान के अंदर जो 11th क्लास की एनसीईआरटी आगे के चैप्टर है उसमें डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं इसका, केवल नोट्स में दिया था इसलिए मैंने नोट्स बनाए यहाँ पे। ठीक है, बाकी इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करना, ये पूरा डिटेल ज़्यादा बड़े स्तर पर पढ़ेंगे इसको। अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि यार भूकंप और ज्वालामुखी का वितरण इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये बात सत्य है कि भूकंप और ज्वालामुखी का कारण क्या है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत 3 का प्रमुख कारण है। इसका मतलब ये 7 ही धारा सिद्धांत अभी पढ़ा था, ये भी इनसे जुड़ा हुआ सिद्धांत है, तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो भूकंप और ज्वालामुखी क्यों आते हैं? जैसे यदि वैश्विक स्तर पर हम देखें तो भूकंप और ज्वालामुखी के सबसे बड़े क्षेत्रों में है प्रशांत महासागर, रिंग ऑफ फायर। ठीक है, रिंग ऑफ फायर में जहाँ पे इस साल क्वेश्चन आया था दोस्तों, इस साल क्वेश्चन आया था रिंग ऑफ फायर का, मेंस 2020 में क्वेश्चन आया था। कौन सा आया था? सरकम पैसिफिक जोन, सरकम पैसिफिक जोन, यानी सरकम पैसिफिक जोन पूछा गया था, उसके बारे में डिटेल पूछा गया था 2020 ज्योग्राफी के टॉपिक से ये क्वेश्चन आया। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है लेकिन उतने डायरेक्टली है नहीं। तो इसका मतलब क्या, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं? करंट अफेयर से जोड़ के आते हैं ये क्वेश्चन। जब भी कोई न्यूज़पेपर में कहीं ज्वालामुखी फुटती है, भूकंप कहीं आता है, ठीक है, तो इन दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और सरकम पैसिफिक जोन कहीं कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में चलता रहा है, एनसीईआरटी में तो नहीं है। ठीक है, तो यदि हम इनका देखें, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भूकंप और ज्वालामुखी का वितरण दर्शाओ आप, तो विश्व का एक मैप बना के उसमें दर्शाना आपको। तो प्रशांत महासागर जैसे है तो रिंग ऑफ फायर जहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी है, जैसे यहाँ पे देखना आप, ये रिंग ऑफ फायर है और यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी क्यों है, ये भी हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में पढ़ेंगे कि ये एक जलीय प्लेट है। कौन सी? सागरी, मतलब सागरीय प्लेट या जलीय प्लेट है। कौन सी? प्रशांत महासागर प्लेट है। और इनके चारों ओर किनारों पर कौन सी है? महाद्वीपीय प्लेट है। तो जलीय प्लेट भारी होती है, ये क्या करेगी? सबडक्ट करेगी, नीचे डूबेगी। किनके? महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे डूबेगी, तो फिर यहाँ पे ज्वालामुखी फूटेगी। ठीक है, ज्वालामुखी देखने को मिलेगी जगह जगह। तो ये रिंग ऑफ फायर है, यहाँ पे भूकंप भी आएंगे और ज्वालामुखी भी होगी। विश्व में सबसे अधिक सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी इसी जोन में। इसके अलावा यदि अल्पाइन और हिमालय पर्वतों की बात करें तो ये भूकंपीय जोन है। यहाँ पे सर्वाधिक भयंकर वाले भूकंप आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वलित पर्वतमाला है। वलित पर्वतमाला कैसे बनती है? जहाँ पर दोनों प्लेट क्या हो, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट हो, तो कोई सी भी प्लेट नीचे सबडक्ट नहीं करेगी, दोनों में फोल्डिंग होगी, वलन होगा। वलन होगा, दोनों में दबाव बढ़ेगा, तो क्या होगा? यहाँ पे भूकंप आएंगे, गहरे भूकंप आएंगे, यहाँ पे अर्थक्वेक आएंगे, जैसे हिमालय में अक्सर आते हैं। हमारे यहाँ देश में नॉर्थ हिमालय में आप देखना यहाँ पे भूकंप आते हैं और अधिक गहराई वाले भूकंप आते हैं। मध्य महासागरीय कटक है। मध्य महासागरीय कटक किनको बोलते हैं? कि जहाँ पर अपसारी सीमा, जहाँ दो प्लेटें अलग होती है, वहाँ थोड़ा बहुत नहीं मतलब लावा बाहर आता है, मैग्मा बाहर आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखना आप, इस मैप में देखना, ये जो है ना, ये मध्य अटलांटिक कटक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब दो प्लेटें अलग होती है तो यहाँ से मतलब नया मतलब क्या कर सकते हैं हम, जो लावा बाहर निकलता है और नई चट्टानों का निर्माण होता है, कटकों का निर्माण होता है, और फिर इनका प्रसार होता है। प्रसार होता है तो मतलब एक तरह से मतलब आगे जाके वही प्लेटें नीचे डूबती है। इस प्रकार चलती रहती है, प्रक्रिया चलती रहती है। तो अब सारी अभी सारी ये सीमाएँ, इनको अभी इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमने देखा कि विश्व के भूकंप और ज्वालामुखी कहाँ पे आते हैं। और इस मैप में भी देख लो, आप खुद देख लो, देखो इसमें थोड़ा लॉजिकली हम पढ़ते हैं इसको, थोड़ा सा देखते हैं लॉजिकली। इसमें देखना गंभीर भूकंप यानी खतरनाक भूकंप कहाँ पे आते हैं, बड़े वाले भयंकर भूकंप कहाँ आते हैं। तो एक तो आप देखो इंडिया वाले इस रीजन में देखना, ये कौन सा रीजन है? ये वलित पर्वत वाला रीजन है। कि भूकंप और ज्वालामुखी क्या होती है? प्लेटों के किनारों पे आती है। जो प्लेटों के किनारे होते हैं, क्योंकि प्लेटों के किनारे क्या करते हैं? क्रियाएं करते हैं आपस में। प्लेटों के किनारे या तो आपस में टकराएंगे या एक दूसरे से अलग होंगे। तो भूकंप और ज्वालामुखी क्या आती है? प्लेटों के किनारों पर आती है। तो यहाँ पे वलित पर्वतमाला बन रही है। इंडियन प्लेट यहाँ पे यूरेशियन प्लेट से टकराती है, दोनों प्लेट कॉन्टिनेंटल है, कोई भी नीचे नहीं जाएगी। तो यहाँ पे हिमालय पर्वतमाला का बनना और उसका उत्थान शुरू होता है, इसलिए यहाँ पर भयंकर भूकंप आते हैं। बाकी रिंग ऑफ फायर के सारे भी आपको देखना भयंकर भूकंप देखने को मिलेंगे। इसके अलावा छिछले भूकंप कहाँ पे आते हैं? छिछले भूकंप आपको वहाँ देखने को मिलेंगे जहाँ पे प्लेटें आपस में टकराती नहीं है, अलग होती है। जैसे मध्य अटलांटिक कटक में आपको छिछले भूकंप देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लेटें क्या हो रही है, यहाँ पे प्लेटें टकरा नहीं रही है, यहाँ प्लेटें अलग हो रही है। तो यहाँ पे भयंकर भूकंप नहीं आएंगे, हल्के भूकंप आएंगे। तो भयंकर भूकंप कहाँ आएंगे? जहाँ प्लेटें आपस में टकराती है।
हल्के भूकंप कहाँ आते हैं, जहाँ प्लेटें एक दूसरे से अलग होती है। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार कहाँ पे होता है, ज्वालामुखी उद्गार वहाँ पे होगा जहाँ पे एक प्लेट जलीय प्लेट होगी। तो एक प्लेट जलीय प्लेट होगी, नीचे डूबेगी, नीचे डूब के मेंटल में जाएगी और ऊपर फूटेगी फिर ज्वालामुखी। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और इसमें चीज़ दे रखी है, हॉट स्पॉट। देखना आप, हॉट स्पॉट ज्वालामुखी भी दे रखी है इसमें, तप्त स्थल दे रखा है, देखो मैप में ये हॉट स्पॉट ज्वालामुखी है। हॉट स्पॉट ज्वालामुखी का मतलब क्या है, ये पृथ्वी है जहाँ से दुर्बलता मंडल का लावा जो है, मैग्मा जो है, एक पाइप के माध्यम से बाहर निकलेगा। जगह जगह एक पाइप सा लग गया, यहाँ पे बन गया ऐसा पाइप सा, अपने आप बन गया। पाइप कैसे बनता है कि यहाँ इन्होंने चट्टानों प्लेटों को अलग नहीं किया, बल्कि इतनी जगह बना पाया कि लावा ऐसे लगातार बाहर निकलता रहता है, बाहर निकलता रहता है। जैसे एग्जाम्पल हम देखें, यहाँ पे बहुत सारे देखो मोटे मोटे दे रखे हैं, यहाँ पे हवाई द्वीप में भी आपको देखने को मिलेंगे। भारत में भी आपको, भारत के आसपास देखना, जब अफ्रीका से अलग होकर जा रहा था, यहाँ पे रियूनियन हॉटस्पॉट है। ठीक है, भारतीय प्लेट जब अफ्रीका से अलग होकर जा रही थी, रियूनियन हॉटस्पॉट है। ऐसे बहुत सारे हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, बहुत सारे तप्त स्थल इनको बोलते हैं, हॉटस्पॉट है जहाँ से लगातार ज्वालामुखी बाहर निकलती रहती है। और जो आपका मेंटल प्लूम है ना, मेंटल प्लूम अभी पढ़ा था हमने एक, मेंटल प्लूम, प्लूम्स, इनका संबंध किनके साथ में है, हॉटस्पॉट के साथ में है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत रोचक है, बहुत इंटरेस्टिंग। आप इसको यदि रटते नहीं हो, ढंग से पढ़ते हो, तो मज़ा आएगा आपको इसको। फिर इसमें एक और दे रखा है, सागरीय अधस्थल का विस्तार। कह रहे हैं कि चट्टानों की पूरा चुंबकीय अध्ययन, यदि हम चट्टानों की चुंबकत्व का अध्ययन करते हैं, क्योंकि एक जो चट्टान होती है, जैसे कोई चट्टान बनती है, तो उसके अंदर एक कुछ चुंबकत्व गुण होते हैं, जो कि पृथ्वी के जो पोलर होते हैं ना, नॉर्थ और साउथ, उसके हिसाब से वो अपने गुण धारण करता है। ठीक है, इसको भी आगे पढ़ेंगे। तो पूरा चुंबकत्व जो अध्ययन है, महासागरीय तल के मानचित्रण से पता चलता है कि सागर स्थल का भी विस्तार हो रहा है। सागर अधस्थल का, इसका मतलब सागर जो प्लेट है ना, वो भी इस प्लेट का तो पार्ट है ना, तो उसका भी विस्तार हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, जैसे महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी क्रिया। महासागरीय कटक कैसे बनते हैं कि वहाँ पे क्या होगा, जब दो प्लेटें अलग होगी एक दूसरे से, तो नीचे से मेंटल से क्या होगा, लावा बाहर निकलेगा और कटकों का निर्माण होता है। कहाँ पे बनते हैं, मध्य अटलांटिक कटक। देखना आप, ये यहाँ पे दक्षिण अमेरिका है, ये अफ्रीका है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, यूरोप है, और यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, तो यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी क्रिया। कटकों की दोनों तरफ समान दूरी पर चट्टानों की आयु व संरचना व संगठन में चुंबकीय गुणों के समान होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि कटकों के दोनों तरफ समान दूरी पर चट्टानों की आयु संरचना समान होती है। एक चीज़ और है कि कटकों के पास नई चट्टानें और दूरी पर पुरानी, ये ऐसे फैक्ट है ना, ऐसे स्टेटमेंट यूपीसी प्रीलिम्स में आ सकते हैं। यूपीसी ऐसे ही स्टेटमेंट उठाएगा कि कटकों के पास नई चट्टानें होती हैं, जबकि दूरी पर क्या होती है, पुरानी चट्टानें। कटकों की दोनों तरफ समान दूरी पर चट्टानों की आयु संरचना और संगठन संगठन और चुंबकीय गुणों की समानता होती है। कटकों के सारे हल्की भूकंप और ज्वालामुखी क्रिया होगी। महासागरीय परपट्टी की चट्टानें बेसाल्ट से, जबकि महाद्वीपीय परपट्टी की तुलना में नहीं है। सही है, महासागरीय जो परपट्टी वो नई है, महाद्वीपीय परपट्टी पुरानी है। गहरी खाइयों में क्या होता है, देखो स्टेटमेंट देखना, गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम के अंदर अधिक गहराई में, जबकि मध्य सागरीय कटकों पर कम गहराई पर होते हैं। देखो इनको कुछ चीज़ों को समझते हैं, इस मैप पे समझते हैं। आप देखना, यहाँ वाला जो एरिया है इसमें समझते हैं। यहाँ पे क्या है, मध्य अंटार्कटिक कटक है। और इन कटकों का निर्माण कैसे हुआ, मैंने पहले कहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अब सारी सीमा है, यानी दो प्लेटें अलग हो रही है। जब दो प्लेटें अलग हो रही है, तो नीचे से क्या होता है, मैग्मा बाहर आता है। ठीक है, मैग्मा बाहर आता है, और यहाँ पे क्या होता है, फिर ये नया जो मैग्मा है जमता रहता है यहाँ पे। ठीक है, लावा के रूप में जमता रहता है, और नए कटकों का निर्माण होता है। तो यहाँ से फिर इनका प्रसार होता है ना जब, तो यदि हम यहाँ वाली चट्टानों का, इन चट्टानों का अध्ययन करेंगे, तो ये सेम चट्टानें मिलेगी, सेम संगठन होगा, क्योंकि ये चट्टानें यहीं से बनी है और बाद में आगे गई है। ठीक है, फिर आगे जाके महाद्वीपों के नीचे धंसने लगती है। ठीक है, तो महासागरीय प्लेट क्या करती है, महाद्वीपों के नीचे धंसती है। तो एक तरह से यहाँ से प्लेटों का निर्माण होता है, वहाँ जाके धंस जाती है। तो यही कह रहा है कि यदि हम यहाँ पे ये अध्ययन करें, इनके चट्टानों का आपस में अध्ययन करें, इनके चुंबक का अध्ययन करें, तो हमें एक जैसे गुण मिलेंगे। जैसे यहाँ वाली, जैसे इनको ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बनाते हैं अक्सर। ठीक है, ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे जीरो रखते हैं, और इनसे दूरी के हिसाब से जैसे इसका अध्ययन करें, तो ये दोनों में समानता मिलेगी। यहाँ वाले में क्या मिलेगी, दोनों में समानता मिलेगी सेम। यहाँ के जो गुणधर्म है ना, वो यहाँ वाले गुणधर्म में देखने को मिलेंगे। वैज्ञानिकों ने पता लगाया, इनका पूरा चुंबकत्व या इनकी चट्टानों को अध्ययन करके बताया कि यहाँ से नई चट्टानें निर्माण होता है, फिर इनका विस्तार होता है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक विस्तार होता है। तो जब विस्तार होता है, तो इनका जब चट्टानों का अध्ययन करते हैं, तो सेम गुण मिलते हैं। इसका मतलब कटकों के सारे नई चट्टानों का निर्माण होता है, और जो महासागरीय परपट्टी बनती है, वो कटकों के सारे बनती है, नई चट्टानें बनती है। तो सिंपल सी बात है, नई चट्टानें हमें यहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पे पुरानी चट्टानें देखने को मिलेगी दूरी पर। समझ रहे हो ना बातों को, बहुत सिंपल सिंपल है, थोड़ा सा समझ लेना। नहीं समझ रहे तो कमेंट करना कि समझ में नहीं आया, या यूट्यूब करना सबसे इंपॉर्टेंट। आज आप जानते हो यार, यूट्यूब पर सब कुछ आजकल। ठीक है, तो ये सागरीय अधस्थल का विस्तार था, यहाँ पे काफ़ी है। और इन्हीं तथ्यों के आधार पर हैरियस जो महोदय है ना, इन्होंने सागरीय अधस्थल विस्तार बताया था 1961 में, एक सिद्धांत बताया था, जो कि प्लेटोनिक सिद्धांत का एक पार्ट है। ठीक है,
देखो इसमें देखना सागरीय अधस्थल, ये अच्छे यहाँ पे बताया गया है सागरीय अधस्थल का विस्तार। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या, ये दुर्बलता मंडल है, पहली बात की थी हमने यहाँ पे, ये दुर्बलता मंडल है यानी मेंटल है। ऊपरी मेंटल का ऐसा पार्ट जहाँ पे अर्ध पिघलित लावा है जो कि बाहर निकलना चाहता है, बाहर निकलेगा भाई, नीचे से प्लूम्स आते रहते हैं, इसको पिघलाएगा, पिघला के यहाँ से क्या करेगा, बाहर निकलेगा, तो यहाँ बाहर निकलेगा क्या बनेंगे, महासागरीय कटक बनेंगे। और ये किसका एग्जाम्पल है, अपसारी सीमा का एग्जाम्पल है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से अलग जाती है, अलग होती है, अपसारी सीमा का एग्जाम्पल है। और यही प्लेटें आगे जाके क्या करती हैं, नीचे सागरीय प्लेट होगी नीचे डूबेगी, महाद्वीप प्लेट ऊपर आएगी, क्योंकि सागरीय प्लेट भारी होती है, तो ये नीचे डूबेगी, तो ये इस बेल्ट में चलेगी, इस बेल्ट में पिघल के फिर से फूटेगी, तो ज्वालामुखी यहाँ पे आएगी। तो ज्वालामुखी पर्वत और ज्वालामुखी काम आती है जहाँ पे एक प्लेट क्या हो कॉन्टिनेंटल और एक प्लेट हो ओशियन वाली, तो ओशियन वाली भारी होती है, नीचे डूबेगी और नीचे ज्वालामुखी फूटेगी। और ऐसी घटना जहाँ पे दोनों महाद्वीपीय हो, मतलब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटें हो, वहाँ पे क्या होगा, वलित पर्वतमालाएं बनेंगी। जैसे यहाँ पे हम देखें, ये तो महासागरीय प्लेट है, ये एक महाद्वीप प्लेट है, इसके नीचे जब डूबेगी तो यहाँ पे ज्वालामुखी फूटेगी, यानी एक महासागरीय प्लेट और एक महाद्वीप प्लेट होगा तो महासागरीय ज्वालामुखी होगी। और यहाँ पे देखो दोनों जब अलग हो रही है, महाद्वीप प्लेट जब दोनों अलग होगी महाद्वीप के ऊपर, तो वहाँ पे रिप्ट घाटी बनेगी। और जब महाद्वीप प्लेट आपस में टकराएगी तो क्या होगी, वलित पर्वतमाला बनेगी। ये सिंपल है एकदम। इस डायग्राम को इनको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आ सकते हैं कभी भी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसको देखते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ये बहुत आसान है, बहुत ही काम का है, सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, तो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ऑर्थोरॉम्स का सेवनी धारा सिद्धांत व हेरियस के सागरीय अधस्थल सिद्धांत को मिलाकर 1967 में मैकेंजी, पार्कर व मॉर्गन ने एक स्वतंत्र रूप से क्या सिद्धांत प्रस्तुत किया, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत अपने आप में एक अनोखा सिद्धांत नहीं है, वो कई चीज़ों को साथ में लेकर चलता है, कई सिद्धांतों को मिला जुलाकर एक सिद्धांत बनाया। ठीक है, तो इसमें प्लेट क्या है, देखो ये चीज़ें देखेंगे। प्लेट क्या है, प्लेट स्थलमंडल का एक ठोस टुकड़ा है, ठीक है, जिसका आकार अनिश्चित है। जैसे प्लेट शब्द का जो नाम है टूजो विल्सन ने दिया है। विवर्तनिक क्या है, प्लेटों के सीमांत भागों में, सीमांत, यहाँ पे शायद सीमांत ऐसे लिखा जाएगा, अशुद्धि है, सीमांत भागों में होने वाली भूगार्भीय क्रियाएं व गतियां हैं। तो प्लेटें क्या है, प्लेट तो एक स्थलमंडल का टुकड़ा हो गया, और विवर्तनिक क्या है, गतियां, जो भी गति डायनेमिक जो घटनाएं होती हैं उनको बोलते हैं गतियां, विवर्तनिक। ठीक है, आगे जैसे इसमें प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या कहता है कि स्थलमंडल जो है ना दुर्बलता मंडल पर तैर रहा है। जैसे हमने पहले भी बनाया था कि कल परसों पढ़ा था परतों वाला, जो प्लेट की अपनी पृथ्वी की जो एक तरह से स्थलमंडल वगैरह पढ़ा था ना हमने कल परसों, कि सबसे ऊपर स्थलमंडल होता है, बाद में दुर्बलता मंडल होता है, फिर आगे नीचे होता है, यानी परपट्टी, सबसे ऊपर परपट्टी और ऊपरी मेंटल का पार्ट को मिला के मिलता है क्या, स्थलमंडल। दुर्बलता मंडल ऐसा पार्ट है जहाँ पे मैग्मा होता है, और स्थलमंडल किस पर तैरता है, मैग्मा पे तैरता है। तो ये कर्मिक चैप्टर है, यदि आप पहले वाले चैप्टर नहीं पढ़ते हो तो ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो पहले वाले चैप्टर पढ़ना, 6 से लेकर मैंने पढ़ा दिए हैं, 6 से लेकर 10 तक पूरी कर दी, 11th की अभी चल रहा है, मैं करा दूंगा जल्दी से। 11th 12th की एनसीईआरटी सभी हम 6 से लेकर 12 तक ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हम जल्दी पूरी कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्लेटो सिद्धांत कहता है कि स्थलमंडल दुर्बलता मंडल पर तैर रहा है। पृथ्वी का सतही क्षेत्रफल एक समान रहता है क्योंकि प्लेटों के विनाश और निर्माण की दर एक समान है। जैसे जहाँ से अपसरी सीमा अलग होती है वहाँ से कटक बनते हैं और आगे जाके सबडक्ट करते हैं, तो ये कहते हैं कि ऊर्जा वो विनाश वाला एक सिद्धांत है ना, उसी हिसाब से बोलते हैं। ठीक है, और गति का कारण इन्होंने बताया, प्लेटों के नीचे चक्रीय अवस्था में गति होना, सेवनी धारा सिद्धांत इन्होंने बताया कि प्लेटों की गति का प्रमुख कारण है, जो हमने पहले भी बात की थी, सेवनी धारा सिद्धांत की वजह से प्लेटें गति करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो प्लेटों की गति के बारे में या प्लेटों के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्लेटों के बारे में जानो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार कर लेता हूँ, विश्व की मतलब मोटा मोटी आपको प्लेटों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्लेटें हैं। जैसे हम प्लेटों की बात करें, सबसे बड़ी प्लेट की यदि बात करें तो ये महासागरीय प्लेट होगी आपकी, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये देखो इतनी बड़ी यहाँ पे प्रशांत महासागरीय प्लेट है, यहाँ पे प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ये जलीय प्लेट है, याद रखना ये जलीय प्लेट है। इसका मतलब ये क्या करेगी, नीचे डूबेगी इन महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे। यहाँ पे उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, यहाँ पे ये देखना मैप में, देखना मैप को ऐसे पढ़ा करो जैसे इसमें दे रखा है, मतलब प्लेटें दे रखी है। तो ये जलीय प्लेट प्रशांत महासागर प्लेट हो गई, यहाँ पे इंडियन प्लेट हो गई, इंडियन और ऑस्ट्रेलिया प्लेट साथ में हो गई, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है जो स्थलीय प्लेट है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट स्थल प्लेट है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, यहाँ पे कुछ छोटी प्लेट भी है, नाजका प्लेट है, कोकोस प्लेट है, यहाँ पे जुआन डुफिका प्लेट है, बहुत सारी प्लेट हैं ऐसे, मध्य अंटार्कटिक कटक है, यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, ये प्लेटें हैं, मतलब 7-8 बड़ी प्लेटें हैं विश्व की और बाकी कुछ छोटी प्लेटें भी हैं। तो प्लेटों के सारे क्या होता है, प्लेटों के किनारों पर क्रियाएं होती है कि प्लेटें या तो अलग होगी या प्लेटें आपस में टकराएगी। ठीक है, देखो इसमें दे भी रखा है कि कुछ सीमा अपसारी सीमा, अपसारी सीमा कहाँ पे,
देखो इसमें देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपसारी सीमा यानी दो प्लेटों का प्रसार हो रहा है, दोनों प्लेटें एक दूसरे से अलग हो रही है, अलग होगी तो कटकों का निर्माण होगा। याद रखना इस बात का, जब दो प्लेटें अलग होती है, चाहे वो सागरीय हो चाहे महाद्वीपीय हो, उसका थोड़ा फर्क पड़ता है। जैसे महासागर में अलग हो रही तो महासागर के अंदर कटकों का निर्माण होता है, और महाद्वीप पर दो प्लेटें अलग होती है, महाद्वीप के अंदर यदि टूटते हैं तो वहाँ पर भ्रंश काटियाँ बनती है। ठीक है, और इसी तरह जैसे दो प्लेट आपस में टकराती है, अभिसारी सीमा, देखो यहाँ पे देखा है अभिसारी सीमा, इसमें एक प्लेट स्थल वाली और एक जल वाली होती है ना, तो वो नीचे डूबेगी, नीचे डूबेगी तो ज्वालामुखी पर्वत बनेगा। यदि दोनों प्लेटें क्या होगी, ओशियन ओशियन वाली होगी तो क्या होगा, द्वीपों का निर्माण होगा। तो ऐसे इनका होता है, नीचे मैंने दे भी रखा, आगे डिटेल में बता रखा है। तो प्लेटों की गतियाँ हैं, प्लेटें कितनी हैं, सब इसमें दे रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें दे रखा है प्लेटों के संचरण के फलस्वरूप तीन प्रकार की प्लेट सीमाएं होती हैं। तीन प्रकार की प्लेट सीमाएं पर सबसे पहले अपसारी सीमा। अपसारी सीमा डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बोलते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, दो प्लेटें क्या होती है, एक दूसरे से अलग जाती है, जैसे एग्जाम्पल देके बताया, और फिर यहाँ पे नीचे से मेग्मा बाहर आता है और कटकों का निर्माण होता है। अपसारी सीमा एग्जाम्पल मध्य अटलांटिक कटक, दोनों प्लेटें विपरीत दिशा में जाती है, नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, कटकों का निर्माण होता है। उछले व छिछले, यहाँ पे छिछले लिखा हुआ है, उथले व छिछले भूकंप यहाँ पे आते हैं, उथले व छिछले भूकंप आते हैं। एग्जाम्पल मध्य अटलांटिक कटक, आप देखना जहाँ जहाँ कटकों का निर्माण होता है वहाँ पे क्या है, अपसारी सीमा। अभिसारी सीमा का मतलब क्या होता है, अभिसारी सीमा का मतलब साफ साफ होता है प्लेटें एक दूसरे की ओर आती है। यहाँ पे तो प्लेट एक दूसरे से विपरीत जा रही थी, यहाँ पे आती है। तो इसके तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे तीन प्रकार में पहला प्रकार है, एक प्लेट यदि महासागर और एक प्लेट महाद्वीपीय हो तो क्या होगा, जैसे एक प्लेट कॉन्टिनेंटल हो, महाद्वीपीय हो, एक प्लेट ओशियन वाली हो, तो ओशियन वाली क्या होती है, द्रव्यमान घनत्व में भारी होती है, तो नीचे डूबेगी, नीचे दुर्बलता मंडल में जाती है, और यहाँ से फूट के ज्वालामुखी बनेंगे। तो ज्वालामुखी पर्वत जहाँ जहाँ बने हुए हैं, विवर्तनिक चाप यानी ये एक तरह से ज्वालामुखी चाप वगैरह ये बनते हैं। तो इनके कारण क्या बनता है, जैसे रॉक की जो एंडीज पर्वतमालाएं जो बनी हुई है वो इस घटनाओं की वजह से बनी है, कि जहाँ पे एक प्लेट महासागरीय प्लेट है और एक प्लेट महाद्वीपीय है। रिंग ऑफ फायर भी है ना, इसका एग्जाम्पल है, एक तरह से हम कह सकते हैं रिंग ऑफ फायर भी इसका एग्जाम्पल है, कि प्रशांत महासागर प्लेट जो साथ में महाद्वीपीय प्लेट है उनसे टकराती है तो क्या होगा, रिंग ऑफ फायर बनेगा, इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा महासागरीय जब प्लेटें टकराएगी, दोनों में से जो भारी होगी ना वो नीचे डूबेगी। ओशियन जब आपस में टकराएगी, जैसे ओशियन टकराएगी, तो इनमें से जो भारी होगी वो नीचे डूब जाएगी और फिर ज्वालामुखी सागर में फूटेगी, तो द्वीपों का निर्माण होगा। वहाँ पे भी ज्वालामुखी पर्वत बन सकते हैं, द्वीप बन सकते हैं, जैसे प्रशांत महासागरीय द्वीप है, बहुत सारे ऐसे अंदर मतलब पर्वत श्रृंखलाएँ बन सकती हैं। ठीक है, आगे जैसे महाद्वीपीय जब टकराएगी तो क्या होगा, वलित जो जितनी पर्वतमाला है, जैसे हिमालय में भी क्या हो रहा है, हिमालय में एक प्लेट क्या है, यूरेशियन प्लेट है जो कि कॉन्टिनेंटल है, एक प्लेट इंडियन प्लेट है वो भी कॉन्टिनेंटल है, इंडियन प्लेट कॉन्टिनेंटल है। तो इन दोनों में से डूबेगा कोई नहीं, क्योंकि सागरीय प्लेट नहीं है। तो इन दोनों में क्या होगा, फोल्ड पड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे आपने ये देखा ना कि हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन प्लेट जब दबाव डालती है ना यूरेशियन प्लेट पर, तो हिमालय की ऊंचाई बढ़ती है। ये कारण होता है फोल्ड माउंटेन जो बनते हैं, जितने भी वलित पर्वत श्रृंखला है उसका एग्जाम्पल ये है, कौन सा, महाद्वीपीय प्लेट वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें एक सीमा और होती है, एक सीमा कौन सी होती है, रूपांतरित सीमा। रूपांतरित सीमा में ऐसा होता है कि दोनों आपस में टकराती नहीं है, अलग भी नहीं होती, वो एक दूसरे के समानांतर गति करती है, कि नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और नई विनाशकारी भूकंप वगैरह आते हैं इसमें, क्षैतिज जो समानांतर गति करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल, हाँ इसमें ये होता है जैसे कुछ फाल्ट हो जाते हैं, जैसे ये सड़क बनी हुई है तो इसमें एक ऊपर की ओर चलेगी एक नीचे, तो फाल्ट हो गया यानी गड्ढा बन जाता है। ऐसे अक्सर देखा जाता है कैलिफोर्निया के आसपास ऐसी घटनाएं होती हैं। ठीक है, छोटे मोटे हल्के आते हैं वहाँ पे, भूकंप ज़्यादा बड़े नहीं आते लेकिन हल्के फुल्के आते हैं। और इसके अलावा इस चैप्टर में एक और दिया हुआ है भारतीय प्लेट और उसकी गति का दिया है, बहुत ही आसान है, आप उसमें पढ़ना, अच्छी डिटेल से उसको समझाया गया है कि भारतीय प्लेट की गति किस प्रकार होती है। मैं यहाँ पे सामान्य तौर पे समझा देता हूँ। जैसे ये हमने पढ़ा था पेंजिया यहाँ पे, और इसके बाद में विभाजन हुआ था अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बाद, है ना। तो गोंडवाना लैंड के पार्ट कौन से, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है या अंटार्कटिका है, इंडियन प्लेट भी इसका पार्ट है और ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट है। बाद में क्या होता है, अलग होता है, जैसे अलग किससे होता है, अफ्रीका जो है, अफ्रीका से यहाँ से अलग होकर इंडियन प्लेट बाद में इधर आती है, और आधुनिक जो भारत बना हुआ है ना ऐसे बना हुआ है यहाँ से। ठीक है, ऐसा होता है। तो इसमें अच्छी डिटेल दी गई है कि भारतीय प्लेट पहले कहाँ पे थी, बाद में कहाँ पे आ गई है। तो भारतीय प्लेट को आप पढ़ना, उस चैप्टर में पढ़ना, चैप्टर जरूर पढ़ना है दोस्तों आपको, मैं केवल यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो ये साफ साफ दिखाता है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के कारण आज भी जो भी लैंडफॉर्म बनते हैं, चाहे पर्वतों का निर्माण हो या मैदानों का निर्माण हो, सबका जिम्मेदार या सबका कारण क्या, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, प्लेटों के कारण ही सब कुछ क्रियाएं चल रही है, भूगार भी जो इतनी भी क्रियाएं चल रही हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेसन मेरे हिसाब से अच्छा बना है, देखना इसको ढंग से, और अपने एनसीईआरटी को भी देखना, नोट्स वगैरह अच्छे से हैं आपके पास। थैंक यू।